वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स इज द टॉपिक ऑफ बेसिक फार्माकोलॉजी में टॉपिक है थायराइड्स, और इट्स एंटी थायराइड ड्रग भी हम पढ़ेंगे इसके बाद में। पहले हम थायराइड हार्मोन्स के बारे में कुछ थोड़ा सा देखते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस, हाउ मेनी टाइप ऑफ थायराइड हार्मोन्स। बेसिकली हम सब लोग जानते हैं कि थायराइड हार्मोन्स क्या हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, वो क्या है, थायराइड हार्मोन्स होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड हमारी कहाँ होती है? आप सभी को पता है कि हमारा जो एंटीरियर नेक जस्ट हमारा ईसोफेगस से आगे की तरफ जो ग्लैंड है यहाँ पर, वहाँ पर क्या है, कौन सी ग्लैंड होती है? बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर ग्लैंड होती है, जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और थायराइड ग्लैंड का सेक्रेशन जो हार्मोन होते हैं वो थायराइड हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट। थायराइड हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड सेक्रेट थ्री हार्मोन थायराइड को सेक्रेट करती है। पहले आपका T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, या हम कह सकते हैं T4 यानी कि थायरॉक्सिन, T3 यानी कि ट्राइएडोथेरोनिन एंड कैल्सिटोनिन। दे आर थ्री टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज बाय द थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, द फॉर्मर टू आर प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड फॉलिकल्स, हैव ए सिमिलर मॉलिक्यूलर एक्टिविटी एंड द टर्म्स थायराइड हार्मोन। जो दो आपके पहले जो हार्मोन्स हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन या T3 या T4, दोनों ही आपके थायराइड फॉलिकल से रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और दोनों के अंदर सिमिलर मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होती है, इसलिए इनको हम बेसिकली थायराइड हार्मोन्स कहा जाता है। लेकिन जो आपका थर्ड हार्मोन है कैल्सिटोनिन कंसिडर एज लॉन्ग एज पैराथेरोन जैसे काम करता है। कैल्सिटोनिन जो होता है पैराथेरोन के साथ में काम करता है, विद विच इट इज़ रेगुलेट द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, और कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को ही रेगुलेट करता है। तो जो आपके फर्स्ट जो हार्मोन है T3 एंड T4, थायरॉक्सिन, ट्राइएडोथेरोनिन आर बेसिकली द थायराइड हार्मोन्स, बट कैल्सिटोनिन नॉट कंसिडर्ड इनटू द थायराइड हार्मोन्स। पेरिफेरल टिश्यू स्पेशली द लिवर एंड किडनी कन्वर्ट द T4 टू T3। जो पेरिफेरल टिश्यू होती हैं उसमें आपका स्पेशली के लिवर और किडनी में बात करें तो उसमें T4 होता है वो T3 में चेंज हो जाता है, क्योंकि हम आगे हम देखेंगे जो T3 फॉर्म होती है वो आपकी एक्टिव फॉर्म होती है, और T4 जो फॉर्म होती है वो आपकी सर्कुलेटिंग फॉर्म होती है। अगर ब्लड के अंदर या बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह थायराइड हार्मोन जाना है तो T4 फॉर्म में अच्छी तरह जा सकता है, क्योंकि T4 जो फॉर्म होती है वो आपके एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ अच्छी बाइंडिंग हो जाती है, और बाइंडिंग की वजह से जब बाइंड हो जाएगी प्रोटीन तो प्रोटीन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, उस हिसाब से ये सर्कुलेट आसानी से हो जाता है। लेकिन T3 फॉर्म होती है वो एक्टिव फॉर्म होती है, वो कहीं भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने से पहले T4 में T3 में चेंज होती है। तो मेजॉरिटी जो लिवर और किडनी में जो आपके चेंज होते हैं T4 से T3 में चेंज हो जाता है। ठीक है, सॉरी। About 1/3 of the T4 secreted by the thyroid undergo this change, and the most of the T3 in the plasma derived from the liver. मोस्टली जो आपका T4 होता है वो 1/3 पार्ट ऑफ द T4 रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, लेकिन ये जो T4 चेंज होता है वो T3 में चेंज हो जाता है फॉर्म लिवर में, और ये प्लाज्मा में T3 की फॉर्म में पहुंच जाता है। ठीक है, टारगेट टिश्यू टेकअप द T3 फ्रॉम द सर्कुलेशन। जितने भी टारगेट टिश्यू जहाँ पे एक्शन होना है वो आप T3 हार्मोन को लेते हैं सर्कुलेशन से फॉर देयर मेटाबॉलिक नीड, क्योंकि मैं आपको पता ही है जो थायराइड हार्मोन होते हैं बेसिकली मेटाबॉलिक रिएक्शन जो अपने हमारी बॉडी में होते हैं उनको अफेक्टेड करते हैं। दे इंक्रीज द बेसिक मेटाबॉलिक रेट्स, बेसिकली फंक्शन ये होता है। तो T3 हार्मोन जो होते हैं वो आपके टिश्यू ऑक्यूपाई करेंगे और जो ब्लड सर्कुलेशन से जो मेटाबॉलिक रेट करिए। लेकिन हम बात करें ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड में केवल T4 ही वो आपके टेकअप किए जाते हैं, और T4 होते हैं वो आपके टेकअप करने के बाद में ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही वो T3 में चेंज हो जाते हैं ऑन देयर सेल्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें T3 और T4 की, तो बेसिकली जो बॉडी में सब जितनी सेल्स होती हैं, जितने भी टिश्यू हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, मोस्टली T3 फॉर्म को ही लेते हैं और उन पे एक्शन प्रोड्यूस होता है। और ये T4 T3 चेंज किसमें होता है? लिवर में होता है। लेकिन जो T4 फॉर्म है वो आपकी केवल दो ही ऑर्गन जो बॉडी के हैं वो आपके इसीलिए यूटिलाइज करते हैं, ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो उनकी खुद की सेल होती है वो ऑटोमेटिक T4 T3 में चेंज करके अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ आते हैं हम रेगुलेशन और सिक्रेशंस कि अगर T4 T3 जो हार्मोन है, थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन है, वो रिलीज सिक्रेशन किस पे डिपेंड करता है, कैसे रिलीज का पैटर्न होता है। The secretion of hormone from the thyroid is controlled by the anterior pituitary by the elaboration of thyrotropins, and while TSH secretion itself regulated by the TRH thyrotropin hormones produced by the hypothalamus। ठीक है, बेसिकली क्या है कि इसमें जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो आपका TSH और TRH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
एंड थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। ये दोनों ही आपके रेगुलेट करते हैं रिलीज ऑफ हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स के लिए। जो आपका एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड से मेनली जो आपका थायराइडोट्रोपिन रिलीज होता है, और थायराइडोट्रोपिन जो होता है वो आपका TSH थायराइडोट्रोपिन रिलीज होता है। और थायराइडोट्रोपिन जो होता है जो कि TSH सिक्रेशन इटसेल्फ रेगुलेट होता है बाई TRH, थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन्स। रेगुलेटिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस रिलीज होता है वो आपके TSH को रेगुलेट करता है, और थायराइडोट्रोपिन को रेगुलेट कौन करता है, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। इसको भी आगे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, देख लीजिए, यहाँ समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले हम यहाँ देख लेते हैं द रिलेशन बिटवीन द थायराइड एंड एंटी पिट्यूटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस है डिस्पैच इन द फिगर में दिखा रखा है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं क्या सही है। अब क्या है यहाँ पर हाइपोथैलेमस से क्या निकल रही होता है, TRH थायराइड। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन जब रिलीज होगा, अब वो कहाँ पहुँचा है, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, जब ये इसको स्टिमुलेट करेगी TRH, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिक स्टिमुलेट हो जाता है और TSH के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो कहाँ एक्ट होता है, थायराइड ग्लैंड में एक्ट होता है। और थायराइड ग्लैंड में एक्ट होने के बाद में ये प्रोडक्शन या रिलीज को T3 T4 को बढ़ा देता है। जब T3 T4 होते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, जब एक्सिस अमाउंट में हो जाएंगे तो यहाँ से नेगेटिव फीडबैक जाएगी हाइपोथैलेमस के लिए, नेगेटिव फीडबैक जाएगी एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस होता है वो आपका क्या करेगा, सोमैटोस्टैटिन का सिक्रेशन करता है। और सोमैटोस्टैटिन क्या करते हैं, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट होकर TSH के सिक्रेशन को कम कर देते हैं। साथ में ये भी क्या कर देता है, ये T3 नेगेटिव फीडबैक होता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक TSH का सिक्रेशन कम हो जाता है जब इनका अमाउंट बढ़ जाता है तब। अगर अमाउंट कम है तो फिर क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा, ऑटोमेटिक ये वाली साइकिल चलती रहेगी और सिक्रेशन कंटिन्यू होता रहता है। जब प्रॉपर अमाउंट हो जाता है फिर नेगेटिव फीडबैक से क्या होता है, ये साइकिल रुक जाती है। इस तरीके से रिलीजिंग कंट्रोल होता है। अब आगे देखते हैं इसको दोबारा। सोमैटोस्टैटिन इलेबरेट बाय द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में देखा था कि हाइपोथैलेमस क्या कर रही है, सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस एंड इनहिबिट नॉट ओनली द ग्रोथ हार्मोन, प्रोडक्टिन को ग्रोथ हार्मोन को करती साथ में TSH सिक्रेशन को भी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को पिट्यूटरी ग्लैंड से भी रिलीज को ये अफेक्टेड करती है या फिर रोकती है, इनहिबिट करती है, रोकती है, ठीक है। द नेगेटिव फीडबैक बाय द थायराइड हार्मोन्स इज एक्सरसाइज डायरेक्टली ऑन द पिट्यूटरी एज वेल एज द हाइपोथैलेमस। हमने बताया था नेगेटिव फीडबैक जो पड़ेगा, इसका नेगेटिव फीडबैक डायरेक्टली इफेक्ट करता है हाइपोथैलेमस के लिए और पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। और नेगेटिव फीडबैक की वजह से क्या होता है, हाइपोथैलेमस सोमैटोस्टैटिन रिलीज हो जाता है जो डायरेक्टली एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH के प्रोडक्शन को रोक देता है या रिलीज को रोक देता है, ठीक है। द एक्शन ऑफ TRH एंड थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स on pituitary and the TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑन थायराइड सेल इज मीडिएटेड एंड अफेक्ट द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। अगर ये इनका अमाउंट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स को ये अफेक्ट करते हैं, यानी कि ये कम कर देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, थायराइड रेगुलेशन होता है, थायराइड का सिक्रेशन का रेगुलेशन होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन डिफरेंट टाइप के एक्शंस होते हैं, क्या क्या होंगे। पहला आपका T4 T3 आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए या पूरे बॉडी के लिए, मतलब बच्चे चाइल्ड है चिल्ड्रन में, या चिल्ड्रन से एडल्ट होता है, तो उस कंडीशन में बहुत ज़रूरी है कि थायराइड हार्मोन T3 T4 का प्रॉपर तरीके से बर्थ हो। और जब प्रॉपर तरीके से बर्थ करेंगे तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेंटेन रहेंगी, और जब प्रॉपर मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेंटेन रहती है तो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट आसानी से हो जाता है। T4 and T3 indirectly enhance the lipolysis by potentiate the action of catecholamine and other lipolytic hormones। T3 T4 क्या करते हैं, लिपोलाइसिस को बढ़ा देते हैं। लिपोलाइसिस जो होती है यानी लिपिड का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, और कैटेकोलामाइन जैसे हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, एड्रेनलिन नॉरएड्रेनालिन जैसे रिलीज को बढ़ाते हैं। साथ में लिपोलिटिक हार्मोन और अदर होते हैं, उनको रिलीज को बढ़ा देते हैं, जिससे लिपोलाइसिस की प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है। इट आल्सो स्टिमुलेट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करते हैं बाय इंक्रीज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर। कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं बाय द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होने लगता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन बने रहेगा और ब्रेकडाउन होने लगेगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में। और ग्लूकोजेनेसिस आप समझते ही हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रॉम अदर नंबर प्रोटीन सब्सटेंस से इन लिवर में बढ़ जाता है, और फास्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन्स, ठीक है। यानी कि एक तरह से कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन और मतलब कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों ही प्रोसेस को ये स्टिमुलेट कर देते हैं, ठीक है। इट इज समझिए
अगर हम समझे कि मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट कर, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या, दोनों प्रोसेस है, चाहे वो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ बिग मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ बिग मॉलिक्यूल फ्रॉम द स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल से एक बड़े मॉलिक्यूल का बनना एनाबॉलिज्म प्रोसेस है, और बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन होना एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। तो दोनों ही प्रोसेस स्टिमुलेट होती हैं, वो मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज में, ठीक है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है लीवर में। तो ये एक तरह से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ा देते हैं फॉर्मेशन से। इट स्टिमुलेट द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा देते हैं, बट अफेक्ट द ओवरऑल इफेक्ट ऑन T3 इज कैटाबॉलिक, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन बीइंग यूज एज ए एनर्जी। ये क्या कर देंगे, स्टिमुलेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, बट मेन जो इफेक्ट होता है वो क्या पड़ता है T3 का, कैटाबॉलिक का मतलब क्या, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होकर मोस्टली जो प्रोटीन होती है वो एज ए एनर्जी सोर्स में यूटिलाइज कर ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि T3 T4 इंक्रीज द BMR रेट, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है बाई स्टिमुलेशन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेट को बढ़ा देते हैं। बढ़ाने से क्या होता है, BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट हमारी बढ़ जाती है, और रिसेटिंग द एनर्जी स्टेट हमारी प्रॉपर तरीके से, यानी कि एंड रिसेटिंग ऑफ द एनर्जी स्टेट, यानी बॉडी में जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा होता है, यानी जनरेट हो रही होती है, उसको रीसेटिंग कर देती है या उसको अमाउंट में बढ़ा देती है। और दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, और ये बॉडी टेम्परेचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि BMR प्रॉपर तरीके से चलती है। अगर बेसिक मेटाबॉलिक रेट हमारी बॉडी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है। जब बेसिक मेटाबॉलिक रेट हमारी प्रॉपर बॉडी में बनी रहती है तो बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल अमाउंट में बना रहेगा, ठीक है। इट आल्सो स्टिमुलेट द हार्ट रेट एंड ये हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं और इंक्रीज़ कर देते हैं हार्ट रेट को कार्डियो आउटपुट के लिए। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ने के कार्डियो आउटपुट भी बढ़ जाता है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर बढ़ रही है, साथ साथ हार्ट रेट भी बढ़ जाती है ड्यू टू द थायराइड हार्मोन्स। T3 T4 आल्सो इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द GIT के जितना मोशंस होते हैं, पैरालिसिस मूवमेंट की बात करना है या तो पैरालिसिस मूवमेंट जो होता है GIT का बढ़ आता है ड्यू टू द T3 T4। यानी T3 T4 की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन जैसी क्लियर हो सकती है। हाइपोथायराइडिज्म मतलब हाइपोथायराइडिज्म में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। हाइपोथायराइड मतलब कि थायराइड का लेवल कम हो गया, हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड का लेवल बढ़ गया। हाइपो में क्या होगा, मोटिलिटी कम हो जाएगी तो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। ये मैंने आपको बताया इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करें तो हाइपोथायराइडिक पेशेंट सफर फ्रॉम सम डिग्री ऑफ एनीमिया विच इज रिस्टोर ओनली बाई T4 ट्रीटमेंट। अब क्या होता है, कुछ जो पेशेंट होते हैं हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड का लेवल उनके अंदर क्या है, थायराइड हार्मोन कम हो गया है। अब थायराइड हार्मोन जो कम हो गया वाले पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, एनीमिया, सम डिग्री ऑफ एनीमिया हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें इथ्रोपोइसिस की प्रोसेस जो होती है वो सप्रेस हो जाती है। इसको रिस्टोर करने के लिए हमें T4 अलग से बॉडी में देना पड़ता है। थंस T4 अपीयर इन फैसिलिटरी ऑफ एरिथ्रोपोइसिस में तो RBC के फॉर्मेशन को ये बढ़ा देते हैं, प्रमोट करते हैं। अगर इनका कम हो जाएगा तो प्रमोट नहीं करेंगे, सप्रेस एरिथ्रोपोइसिस हो जाती है, जिससे RBC का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। थायराइड हैज एन इंडायरेक्ट इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन भी इफेक्टेड करते हैं। कैसे करेंगे, फर्टिलिटी इम्पेयर्ड इन हाइपोथायराइडिज्म एंड वुमन सफर फ्रॉम ओलिगोमेनोरेरिया। अब जब अगर फीमेल के अंदर अगर थायराइड हार्मोन कम है तो उस कंडीशन में क्या हुआ, हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन है तो वो सफ़र करती है ओलिगोमेनोरिया। मतलब क्या है कि मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और डिस्टर्ब हो जाने की वजह से क्या होता है कि फर्टिलिटी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। नॉर्मल थायराइड फंक्शन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, और ये भी जरूरी है, अगर नॉर्मल थायराइड फंक्शन चलते रहेंगे तभी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन प्रॉपर तरीके से हो सकता है। अगर फंक्शन रेगुलेट नहीं है तो प्रेगनेंसी लैक्टेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द T4 एंड T3। ये तो हमने बात की थी पहले भी, T4 T3 चेंज क्या होता है, कैसे होता है, T3 एक्टिव फॉर्म है, T4 सर्कुलेटिंग फॉर्म है। यहाँ पे अगर हम चीज़ की बात करेंगे क्या क्या रिलेशन और हो सकते हैं। थायराइड हार्मोन सिक्रेट फ्रॉम T4 सिक्रेट मोर T4 देन T3। जब थायराइड हार्मोन सिक्रेट होता है वो T4 फॉर्म में ज़्यादा होता है, थायरॉक्सिड फॉर्म में ज़्यादा होगा T3 की कंपेयर में। T3 यानी कि ट्राईआइडोथेरोनिन। T4 इज अ मेजर सर्कुलेटिंग हार्मोन्स बिकॉज इट इज 15 टाइम्स मोर टाइटली बॉन्डेड एज टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब ये जो मैंने बताया था आपको, T4 जो होती है मेजर सर्कुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो ट्रेंडिंग 15 टाइम्स टाइटली बॉन्डेड होती है प्लाज्मा प्रोटीन, और प्लाज्मा प्रोटीन से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सकता है, इसलिए हो जाता है आसानी से, तो इसलिए इसे T4 को हम सर्कुलेटिंग हार्मोन भी कह सकते हैं। T3 is a 5 times more potent than T4, act as a faster and peak effect of T3 is coming to the 1-2 days, and while the death of T4 takes 6 to 8 days.
तो T3 T4 में एक डिफरेंस ये भी है कि T3 जो होता है वो आपका मोर पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू T4, यानी टायरोथेरेफिन इज ए मोर पोटेंट एज कम्पेयर टू द थायरॉक्सिन्स। पीक एक्शन जो T3 का होता है वो 1 से 2 दिन में मिल जाता है, जबकि हम T4 को देखेंगे तो 6 से 8 दिन में मिलेगा। T3 is more widely bonded to the nuclear receptor than in T4, and the T4 receptor complex is unable to activate or depress the gene transcriptions। अब T3 क्या होता है? T3 होता है वो आसानी से न्यूक्लियर रिसेप्टर पर जाके बाइंड हो जाता है, और न्यूक्लियर रिसेप्टर जाके बाइंड होने की वजह से वो आपका बाइंड होने के बाद में आपका जीन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट करता है। जीन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट हो गई तो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स या एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी की सेल्स के लिए मेटाबॉलिक रेट को या मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म होती है। T3 हार्मोन होता है वो न्यूक्लियर किसी भी सेल के न्यूक्लियर रिसेप्टर से जाके बाइंड होकर वहाँ के जीन ट्रांसक्रिप्शन को चेंज कर देता है। ट्रांसक्रिप्शन चेंज होगा तो जो प्रोटीन बनेगा वो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, और वो प्रोटीन जो बनती है वही हमारे पूरी बॉडी के सेल के फंक्शन को चेंज कर देती है। इसमें यह है कि T3 होती है वो न्यूक्लियर प्रोटीन से अच्छे से बाइंड हो जाती है और जल्दी वो एक्टिव या डिप्रेस जीन ट्रांसक्रिप्शन कर सकती है, कि T4 ऐसा नहीं कर पाता है। इसलिए T3 क्या है वो ज़्यादा पोटेंट है एज कम्पेयर टू द T4। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें लास्ट ये है कि अबाउटली 1/3 ऑफ द T4 इज कन्वर्टेड इनटू T3 इन द थायराइड सेल्स। थायराइड सेल्स में T3 कुछ 1/3 हो जाता है, लेकिन जो लीवर और किडनी है वो आपकी उसमें चेंज होता है T4 से T3 बाय द टाइप 1 डाई आइडियोनेसिस एंजाइम्स होता है वो आपका T4 से T3 में चेंज कर देता है, रिलीज इनटू द सर्कुलेशन। जबकि आपका इन एडिशन T3 होता है वो जनरेटेड विद इन द टारगेट सेल्स, कुछ टारगेट सेल में होता है कि स्केलेटल मसल्स और आपका ब्रेन है, हार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। इसमें T3 होता है वो अपने T4 वो यूटिलाइज करते हैं और T3 में जनरेट करते हैं बाय अनदर टाइप ऑफ T2D डाई एडिनोसिन्स एंजाइम्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये सेल्स में अपने आप वो T4 T3 में, बाकी में सर्कुलेशन में आपका लीवर में चेंज करता है। थंस इसे हम कह सकते हैं कि जो आपका ये कंक्लूड कह सकते हैं T3 क्या है वो एक्टिव फॉर्म होती है और T4 क्या होती है ट्रांसपोर्ट की फॉर्म होती है। ठीक है, अब क्या रह गया आपका थायराइड हार्मोन की प्रिपरेशन दो ही आपके अवेलेबल है। थायरॉक्सिन सोडियम है, लीवोथैरेक्सिन कहते हैं इसे, लीवोथैरेक्सिन सोडियम है। अल्फा मतलब लीवोथैरेक्सिन सोडियम है। जैसे थैरानॉर्म जो आप प्रिपरेशन अवेलेबल है मार्केट में सबसे जो यूटिलाइज की जाती है वो क्या है L-थायरॉक्सिन सोडियम है, और दूसरा आपका लियोथैरोनिन यूज़ की जाती है। इसका यूज़ कम है, मेनली इसका यूज़ ज़्यादा है लीवोथैरेक्सिन सोडियम का, यानी कि थैरानॉर्म जो प्रिपरेशन आती है वो यही है। यूज़ क्या होता है? दे आर द फॉलोइंग यूज़ होता है थायराइड हार्मोन प्रिपरेशंस। क्रेटिनिज्म ही एक तरह की थायराइड हार्मोन की प्रिपरेशन प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन होता है प्रॉपर तरीके से रिलीज़ नहीं हो पाता है। हाइपोथायराइडिज्म होता है आयोडीन की डिफिशियंसी या फिर प्रॉपर तरीके से जो रिलीज सर्कुलेटिंग जो बॉडी सर्कुलेटिंग हार्मोन है वो कम हो जाता है। मैक्सोडीमा में क्या होता है कि ब्रेन के अंदर सडनली क्या होता है थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, उसे मैक्सोएडिमा कोमा कहते हैं। और नॉन टॉक्सिक गोइटर क्या होता है? इसमें आपके जो T4 या T3 का फॉर्मेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और थायराइड ग्लैंड में ही इस तरह की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कुछ हायर कुछ लोअर होती हैं, लेकिन सब एक तरह से हम कहें चारों प्रॉब्लम एक तरह से है क्या हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है। इन चारों का प्रोसेस अलग अलग है। इन चारों में मेनली क्या होता है अलग अलग स्टेप पे फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन चेंज हो जाता है। तो चारों ही प्रोसेस में हम ये प्रिपरेशन यूज़ करते हैं, चाहे क्रेटिनिज्म की बात हो, चाहे एडल्ट हाइपोथायराइडिज्म की बात हो, चाहे मैक्सोएडिमा कोमा की बात हो, चाहे नॉन टॉक्सिक गोइटर की बात हो, थायराइड नोडल की बात हो। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ आपका थायराइड हार्मोन्स। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, कुछ कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कलिंग के साथ में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।